आज हम एक बहुत अहम मौजू पर तबसरा करेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स पर तबसरा करने से पहले हम लोग एक आम बैटरी के काम को देखेंगे। एक आम बैटरी जिसको हम लोग एक ड्राई सेल भी कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो हम लोग आम तौर पर घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग ड्राई सेल भी कहते हैं या अक्सर ए बैटरी भी कहते हैं। हम लोग ज़रा इसके काम पर एक नज़र डालते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। तो हमारे पास हमारी बैटरी के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, दो साइड्स होती हैं। ये तो हम में से हर किसी को पता है। तो ये जो ऊपर वाली साइड है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, जिसके अंदर आपको ये उभरी हुई चीज़ नज़र आती है, और नीचे वाली साइड हमारे पास नेगेटिव है। तो ये हम में से हर किसी को पता है। हम लोग ज़रा बैटरी के अंदर देखते हैं कि बैटरी के अंदर होता क्या है। अब बैटरी के अंदर 3 लेयर्स होती हैं, और यहाँ पर मैंने इसका एक बहुत ज़्यादा आसान सा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर मैंने जिस तरह से इसकी लेयर्स बनाई हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं, 3 लहरें बनाई हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये इसी तरह ओरिएंटेशन में हो, ये थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से ओरिएंटेड होती हैं, लेकिन मेन जो स्ट्रक्चर है वो यही होता है। तो आपके पास यहाँ पर बैटरी में एक आसान वर्जन में हम लोग देखें तो ऊपर आपके पास यहाँ पर 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर आपके पास जो लेयर है उसको कहा जाता है कैथोड, जो पॉजिटिव साइड पे है। इसके नीचे आपके पास एक और लेयर है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट, और फिर सबसे नीचे आपके पास है एनोड। तो शायद आपने ये कैथोड और एनोड के लफ्ज़ पहले भी सुने हों। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी ड्राउनी अल्फाज लग रहे हैं, लेकिन हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो कैथोड केमिस्ट्री में कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हमारे पास रिडक्शन होगी, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो आपने रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में पहले ही पढ़ा होगा। तो रिडक्शन रिएक्शंस कोई भी ऐसी रिएक्शन हैं जिसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन कर लिए जाएँ, यानी इलेक्ट्रॉन्स हासिल कर लिए जाएँ। जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लें, वो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। तो कोई भी ऐसी जगह केमिस्ट्री में जहाँ पर हमारे पास एक रिडक्शन रिएक्शन हो, उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो ये नाम से पता चल रहा है कि इस साइड पर हमारे पास कोई रिडक्शन रिएक्शन होगी। हम लोग देखते हैं कौन सी, और फिर हम लोग देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। बल्कि उससे पहले हम लोग एनोड को देख लेते हैं। एनोड इसका ऑपोजिट है कैथोड का, जहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी केमिस्ट्री में, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लॉस्ट कर दिए जाएंगे। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जहाँ पर हमारे पास किसी भी ऐसे रिएक्शन में जहाँ पर एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को खो देगा, उस जगह को हम लोग एनोड कहेंगे, और ये नेगेटिव टर्मिनल के करीब होगी। और इनके बीच में कैथोड और एनोड के बीच में, या एग्जैक्ट बीच में ना भी हो, लेकिन इनके बीच वाली लेयर जो होती है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट भी एक बहुत कॉमन चीज़ है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर जाकर आयोनाइज हो जाए, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। इसका मतलब क्या है? मसलन इसकी हम लोग एग्जांपल लेते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल है नमक, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो अगर हम लोग एक पानी का जार लें, जिसके अंदर हम लोग पानी फिल कर दें, तो ये मैंने पानी का जार लिया, यहाँ पर मैंने पानी को फिल कर दिया। अब अगर मैं इसके अंदर थोड़ी सी नमक डालूंगा, यहाँ NaCl डालूंगा, तो ये जो NaCl मैं डालूंगा, इसके अंदर जाकर वाटर में ये आयोनाइज हो जाएगी, और हमारे पास एक Na+ आयन आ जाएगा और एक Cl नेगेटिव आयन आ जाएगा। ये टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और आयोनाइज हो जाएगी, यानी कि ये वाटर को आयोनाइज कर देगी। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर हमारे पास ये आयंस बन चुके हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक नेगेटिव आयन, कैट आयंस और आयनाइंस। और यहाँ पर हम लोग डालेंगे तो ये ब्रेक करके वाटर के अंदर आयोनाइज हो जाएगी। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर जाकर आयोनाइज हो जाए, उसको हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जिस तरह के हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। अब हमारे पास ये 3 लेयर्स हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इनका मेन फंक्शन क्या है। तो चलें अब शुरू करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपके पास बैटरी बनाई जाती है इंडस्ट्री में, ये जो हमारे पास लेयर्स हैं इनको इकट्ठा कर दिया जाता है। अभी जो कैथोड है ये डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना है, एनोड भी डिफरेंट केमिकल से मिलकर बना है, और एक स्पेसिफिक यहाँ पर हमारे पास सोडियम क्लोराइड नहीं, एक कोई भी एक ख़ास इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। हम इनकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे कि कौन से केमिकल्स हैं और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हम लोग बस यहाँ पर एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा होता है।
तो ऊपर हमारे पास कैथोड, नीचे एनोड और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे ही इनको एक साथ लाया जाता है, कैथोड को एक साथ लाया जाता है और एनोड को एक साथ लाया जाता है बैटरी के अंदर, जैसे ही पैक किया जाता है उसी वक्त इंडस्ट्री के अंदर ही क्या होता है कि जैसे ही ये केमिकल एनोड, सब कुछ शुरू होता है एनोड से, जहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव साइन है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सारे के सारे केमिकल्स हैं, जैसे ही एक इसमें कई सारे केमिकल्स होंगे, जैसे ही ये इकट्ठे लाए जाते हैं केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और हमारे पास ये जो केमिकल है इसमें से कुछ केमिकल यूज़ होता है, और हमारे पास यहाँ पर इधर एक पिन सी होती है और यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो खो दिए जो केमिकल्स हैं उनने, और केमिकल्स जो हैं वो किसी और चीज़ में तब्दील हो गए। मतलब अगर मान लेते हैं कि इतने पोर्शन की रिएक्शन हुई है, इतने पोर्शन की रिएक्शन हुई है, अब जाहिर सी बात है रिएक्शन के बाद ये वाला पोर्शन किसी और चीज़ में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इस पोर्शन ने इतने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो खो दिया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कोई किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, यहाँ कोई रिडक्शन रिएक्शन तो होनी नहीं है कि जो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, तो यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं। अब मसला क्या होता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो बन गए हैं और अब मज़ीद ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो सकती। अगर हम लोग वैसे देखें तो अगर हम लोग इनको खोल दें तो ये जो केमिकल्स हैं ये तब तक ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते रहेंगे जब तक ये सारे के सारे ख़त्म नहीं हो जाते, जब तक ये सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर लेते, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते जाएंगे और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को बना देंगे। यहाँ पर ये मसला है कि हमने इनको बंद सा कर दिया है, अभी हल्का सी रिएक्शन हुई और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जमा हो गए, अब मज़ीद रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इतने जमा हो गए हैं कि अब पहले ये निकलेंगे तभी अगली रिएक्शन हो सकती है। ये ऐसी बात है कि अगर आपके पास एक पाइप है और आप पीछे से पावर तो लगाते जा रहे हैं, आप ताकत तो देते जा रहे हैं, लेकिन ये आगे से पाइप ही बंद है, तो एक हद तक तो पानी आगे चला जाएगा, लेकिन उसके बाद पानी रुक जाएगा। जब आप इसको खोलेंगे तो तभी मज़ीद पानी आगे जा पाएगा। तो यही यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ये इधर रुक गए, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फंस चुके हैं और बस अब सब कुछ रुक चुका है। यहाँ ऑक्सीडेशन रुक चुकी है, यहाँ रिडक्शन तो हो ही नहीं रही, कोई इलेक्ट्रॉन इनको मिलेंगे तो हो गए और सब कुछ अभी एक बैलेंस स्टेट पर है। और यही दुकानों में भेज दी जाती है और इसी स्टेट में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, आप इसको अपने घर में ले आते हैं। अब आगे चलने से पहले हम लोग एक दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव है और यहाँ पर हमारे पास एक पॉजिटिव है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? तो देखने में ये काफ़ी आसान लगता है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर अभी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन असलियत में इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों जो हैं ये न्यूट्रल हैं, इनमें से कोई भी चार्ज नहीं है। अभी अभी जब आप इसको ख़रीद कर लाए हैं, अभी आपने इसको किसी चीज़ के साथ लगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये कोई जनरेट नहीं हुए, ये कोई बने नहीं हैं, बल्कि जो यहाँ एटम्स थे केमिकल्स के, उन्हीं एटम से बस टूट के आए हैं रिएक्शन के बायस। तो यहाँ पर ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहा, बस ये इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम से निकल कर बाहर आकर फ्री बन गए हैं। और यहाँ पर भी ओवरऑल यहाँ पर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, अभी तक वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं, क्योंकि दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम है, बस यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स सेम है, हाँ यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर तमाम के तमाम जो हैं वो एटम्स के अंदर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ निकल कर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए हैं। वैसे हमारे पास ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो इसलिए इसको नेगेटिव कहा जाता है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। और जितने भी इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। जो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर हैं, जो भी एटम से अलग ही नहीं हुआ, उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो एटम्स के अंदर हैं, वो तो मूव ही नहीं करेंगे। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक जो बहुत अहम खसूसियत है जिसकी वजह से हम उनको मूव कर सकते हैं, वो ये है कि इनके अंदर एक चाहत पाई जाती है। होता यह है कि अगर हमारे पास मान लेते हैं दो सब्सटेंसेस हैं और दोनों एग्जैक्ट हम लोग मान लेते हैं सेम सब्सटेंसेस हैं, ये एक और सब्सटेंस है, एक और सब्सटेंस है और सेम क्वांटिटी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन सेम है, हम लोग ये मान लेते हैं। हमने किसी तरीके से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनके जो एटम्स हैं उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कुछ निकालनी है। अगेन यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन्स सेम है, बस ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ सेम है, दोनों न्यूट्रल हैं। होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है कि जब भी आपके पास एक जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को भूल जाएं, और दूसरी जगह पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं।
यानी कि ओवरऑल तो इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अलग से बैलेंस करना चाहते हैं, ये एक खसूसियत है। तो यहाँ पर मैं एक और इलेक्ट्रॉन भी बना देता हूँ। 4 मसल मैंने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो, हालांकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग करेंगे, लेकिन मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए इस तरह किया है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन सेम है। इलेक्ट्रॉन के अंदर ये नेचुरल टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को यहाँ पर बैलेंस करना चाहेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो चाहेंगे ये कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएं, जैसे हमारे पास हाई कंसनट्रेशन से चीज़ें लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती हैं, कुछ उसी तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस अचीव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है कि ये इसको बीच में एक पाथ भी चाहिए होगा। अगर तो यहाँ बीच में हवा है तो ये नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हवा एक इंसुलेटर है और इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो पास ही कंडक्टर से करते हैं, एयर से तो पास ही नहीं कर सकते। अगर हमारे पास यहाँ एयर होती तो अब इनमें चाहत तो, अगर यहाँ पर 4 होते और यहाँ पर 0 होते, इनमें चाहत तो बहुत थी उधर जाने की, लेकिन वो जा ही नहीं सकते। तो यहाँ फंसे रहेंगे, उनके अंदर एक चाहत होगी, लेकिन वो जा नहीं सकते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको किसी कंडक्टर से कनेक्ट कर दें, एक वायर से मसलन, तो ये यहाँ से फ़ौरन तेज़ी से 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो वहाँ पर जाएंगे और एक बैलेंस अचीव हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास एक आइडिया है, इसको हम लोग बहरहाल चार्ज इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। चार्ज इक्विलिब्रियम, चार्ज इक्विलिब्रियम। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर देखें तो मेरा आपसे एक सवाल है, इधर भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इधर मूव नहीं करना चाहेंगे? ये बिल्कुल मूव करना चाहेंगे। इनके अंदर चाहत इतनी ज़्यादा है कि बस इनको कहीं से कोई रास्ता मिले और इधर मूव कर जाएं, और ये इधर मूव करना चाहते हैं। लेकिन मसला ये है कि बीच में आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये बात याद रखेंगे, कभी भी अपने अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही नहीं करने देता। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ आयन ज़रूर मौजूद होंगे। यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मौजूद हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट अभी पानी में डिजॉल्व है, इधर एक पॉजिटिव आयन है, इधर एक नेगेटिव आयन है। ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये आयन्स है, नेगेटिव एनायंस और पॉजिटिव कैटायंस। और जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पास कर सकती है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी तो सिर्फ मोशन ऑफ चार्जेस है, और ये चार्जेस हैं, यहाँ पर ये इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर इधर मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मूव कर सकते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये ब्लॉक कर देता है। तो इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन वो जाएँ कैसे? बीच में एक इंसुलेटर भी आप इसको कह सकते हैं मौजूद है, वो जाएँ कैसे? लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग किसी तरीके से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ दे दें, एक कंडक्टर पाथ दे दें, किसी भी तरीके से इसको किसी भी एंगल पे हम लोग जोड़कर उधर तक हम एक पाथ दे दें, तो यहाँ पर अगर हम इसको एक पाथ दे दें इस जगह तक जाने का, तो फिर क्या होगा? इनमें चाहत ही पहले इतनी ज़्यादा थी, ये रश करेंगे यहाँ जाने के लिए, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उठकर इस तरफ जाना शुरू कर देंगे। आप इस पर आने से पहले एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक और सवाल भी मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे मौजूद हैं, तो क्या ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे? तो ये रिपेल बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो करें क्या? वो बेचारे कहीं जा ही नहीं सकते, उनको यहाँ पर फंसा के रखा हुआ है। वो एक दूसरे को रिपेल फुल ताकत से कर रहे हैं, लेकिन वो जा ही नहीं सकते। इस चीज़ को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो हमने एक चार्ज लिया और एक और दूसरा चार्ज लिया, और उसको हमने इन दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब ले आए। ये दोनों सेम चार्जेस हैं, हम इनको फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के करीब ले आए, जो कि एक्चुअली में इनके इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट है। ये तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन हम इनको करीब ले आए हैं एक दूसरे को। ये ऐसी ही बात है कि आप एक ग्राउंड पर, ग्राउंड तो बॉल को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप अपनी फोर्स से अपने हाथ से बॉल को ऊपर तक ले गए हैं। तो हमारे पास, हम कहते हैं कि बॉल पे हमने वर्क किया है, हमारे पास यहाँ पर बॉल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। इसको इस तरह लिख देते हैं, PE और G, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमने इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट इसको हम लोग करीब ले आए हैं, हमने इनको रोके रखा है, इनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम इस बॉल को छोड़ते हैं तो क्या होता है? ये बॉल नीचे एक्सीलरेट करती है, तमाम की तमाम पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होती है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। और इधर भी सेम चीज़ है, जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे एक दूसरे से भागेंगे दूर, और ये सारी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। सेम केस यही है, इनके अंदर चाहत है कि ये एक तो वहाँ भी जाएं और दूसरा एक दूसरे को ये छोड़ना भी चाहते हैं। इनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इतनी ज़्यादा है, ये तमाम एनर्जी को भी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं। तो
और बेसिकली यही वो रीज़न भी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ज़्यादा वाले रीजन से कम वाले रीजन में जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग वायर कनेक्ट करते हैं ना, यहाँ पर से यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ रश करते हैं उनको जो एनर्जी मिलती है वो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जो एक किस्म की रिपल्सिव फोर्स है। तो एनीवेज ये अब बैटरी का मेन आइडिया है। लेकिन हमने एक और चीज़ भी देखी है, हमने ये देखा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन अभी रुकी पड़ी है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन चाहती है कि किसी तरीके से ऑक्सीडेशन तभी कंटिन्यू हो पाएगी जब यहाँ पर हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी तरीके से यहाँ से ख़त्म होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने के लिए, ऐसे प्रोड्यूस नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के अंदर से निकल कर ही बाहर आएंगे। तो और इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, मजीद ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू करने के लिए, पहले इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालना है। तो हमने एक बैटरी का मेन काम देख लिया है, उसका मेन फंक्शन देख लिया है। अब हम लोग अपने असली जो है वो मौजू की तरफ चलते हैं। चलें अब हम लोग यहाँ पर वायर कनेक्ट करके देखते हैं कि होगा क्या जब हम लोग वायर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडक्टर वायर कनेक्ट की, क्योंकि कंडक्टर से ही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वायर कनेक्ट कर दी कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि इस वायर के अंदर भी अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। कंडक्टर है, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर इसके अपने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं उनको जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ। ज़ाहिर है ये काफ़ी ज़्यादा होंगे, मैं तो एक बेसिक वर्जन ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या आपको कन्फ्यूजिंग लगे, आप हमारी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने इसको डिटेल से समझाया है। अच्छा, अब इस वायर के अंदर अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ड्रिफ्ट करने का मतलब ये है कि यहीं पर ये वाइब्रेट कर रहे होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़े बहुत हल्के फुल्के, लेकिन इस तरीके से ये ड्रिफ्ट नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर हमारी वीडियो देखें, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब होगा क्या कि जैसे ही इसको ये पाथ मिला, इनके अंदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो ये एक किस्म से यहाँ पर बाहर भी निकलना चाहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन्स एक किस्म का धक्का लगाना शुरू कर देंगे कि भाई आगे आगे जाओ, आगे जाओ, हमने आना है। तो इस तरीके से हम लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि बैटरी जो पुशिंग फोर्स है वो प्रोवाइड करती हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं एक किस्म के, इनको एक पुश फोर्स प्रोवाइड करती है कि आगे मूव करो। तो इस वजह से अभी आगे इसको धक्का देंगे और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हल्का हल्का आगे मूव करना शुरू कर देंगे। और ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसे नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो ये तेज़ी से मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपके पास एक यहाँ पर एक बॉक्स है, एक यहाँ पर एक बॉक्स है, एक यहाँ पर एक बॉक्स है, आप इनको धक्का देते हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये बॉक्स तेज़ी से आगे चला जाता है, ये आहिस्ता आहिस्ता धक्का खाते 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 आगे चलते हैं। और इसी वजह से होता ये है कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ कनेक्ट करेंगे ना, कोई भी बल्ब कनेक्ट करेंगे, तो वो जैसे ही आप बैटरी को ऑन कर, जैसे ही आप पाथ पूरा करेंगे, उसी वक्त बल्ब ऑन हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो फुल ट्रैवल करके आए यहाँ पर, बल्कि जैसे ही धक्का लगा तो ये हर एक एक हल्का मूव किया और यहाँ पर जो था वो हल्का सा आगे मूव किया, आपके पास बिजली चल पड़ी। तो इन सब इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी, इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को एक ताकत सी दे देती है आगे मूव करने के लिए। हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी और वो तमाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को एक किस्म की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब होता ही है कि जैसे जैसे आगे मूव करते जाते हैं, इनमें एनर्जी आ चुकी है, तो ये आगे मूव करेंगे तो ये इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगी, उसको क्रॉस करते हुए जाएंगे, वायर थोड़ी सी हीटअप भी होगी। और बेसिकली जब वो यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो एक किस्म की वो अपनी तमाम एनर्जी को लूज़ कर चुके हैं जो उन्होंने दी थी, क्योंकि वो यहाँ पर इन चीज़ों में से गुजरने और बल्ब को लाइट अप करने में यूज़ कर चुके हैं। और इसी वजह से अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी लोड ना हो ना, कोई भी बल्ब, टीवी, कुछ भी ना हो, और आप वैसे ही एक सर्किट कंप्लीट कर दें, तो अक्सर सर्किट में आग लग जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि इतनी आपने चीज़ें ही नहीं दी हैं कि वो जो है सारा जो है आपकी एनर्जी यूज़ हो सके। तो वो एनर्जी ने कहीं तो जाना है, तो वो यहाँ पर आग लगा देती है। तो इसलिए काफ़ी डेंजरस है, हमेशा कोई ना कोई लोड बीच में रखना होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी ले लें और एक बहुत ही छोटा सा बल्ब यहाँ कनेक्ट कर दें, तो उसके अंदर तब भी बल्ब आपका जल जाता है, क्योंकि बल्ब में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी को विथस्टैंड कर सकें। तो anyway, इस तरीके से आपके पास यहाँ पर एक किस्म का एनर्जी ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से, और इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कैरियर भी कहते हैं। और यहाँ से एनर्जी लेकर इधर पूरी ट्रांसफ़र करें और यहाँ पर हम लोग इस एनर्जी का यूज़ करते हैं। इसलिए अक्सर ये भी कहा जाता है कि हम लोग बैटरी की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखा जाए तो बैटरी के अंदर तो केमिकल्स मौजूद थे, उन्हीं की रिएक्शंस की वजह से ये एक किस्म के इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो हम लोग अक्सर इसको कहते हैं कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी बस आगे हम लोग चलते हैं। अब क्या होगा?
अब होना क्या है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर इनको धक्का लगा, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करना शुरू कर देंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया है, आगे चला गया है वायर में। अब क्या होगा, अब अगेन स्पेस बन गई है, अगली ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ शुरू हो जाएगी और यहाँ फिर से फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या यहाँ पर हमारे पास अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम नहीं हो गया? ये जो नेगेटिव साइड है, एक्चुअली में ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, जो हमने इनको नाम दिए हैं, कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अब कम नहीं हो गया। आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन याद करें कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे उन्हीं में से आ रहा है। ओवरऑल तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो ज़रूरत थी, प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो एक्चुअली में ये अब एक पॉजिटिव चार्ज हो गया है, जो कि कन्फ्यूजिंग लग सकता है इस नेगेटिव की वजह से। ये नेगेटिव बस ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। तो जैसे ही करंट शुरू होगा, पहले नहीं, पहले दोनों न्यूट्रल थे, जैसे ही करंट शुरू होगा, पहली बार आप इसको लगाएंगे, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और एक और ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को आगे से धक्का लगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जो था ये कहाँ गया है, ये इसके अंदर घुस गया है, इधर जो था। अब इधर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, इधर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया है जो पहले इधर था, इनको धक्का लगा है। तो अब क्या ये नेगेटिवली चार्ज नहीं हो गया? तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, एक और लॉ भी ये है कि जो नेचर है वो हमेशा चार्ज, एक तो चार्ज का इक्विलिब्रियम चाहती है। नेचर ये चाहती है कि जितना कम से कम चार्ज हो उतना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास न्यूट्रल चीज़ें हों। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट का एक और फंक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस होते हैं वो मूव करके इस चीज़ को अगेन न्यूट्रल कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो तमाम के तमाम इधर से सब सारे इस तरफ से सारे पॉजिटिव, बल्कि ये ओरिएंटेड इस तरह से होता है, इधर से सारे पॉजिटिव आयंस निकल के इधर जमा हो जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए तो ओवरऑल ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस कम हो गए, ओवरऑल ये अगेन जो है इसका चार्ज कम होगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये बैटरी का जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है ये चार्ज को बैलेंस रखते हैं। अगर ये चार्ज बैलेंस ना हो तो बैटरी चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगी, और चार्ज ऑब्जेक्ट तो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बैटरी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैटरी का बैलेंस रखता है चार्ज का। एनीवेज, अब हम लोग देखें, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शुरू हो गए जैसे ही करंट आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अब निकलना शुरू हो गए हैं और स्पेस बनना शुरू हो गई। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती रहेगी जब तक ये सर्किट चलता रहेगा, होती रहेगी। दूसरा, यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे जैसे जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से निकल के इधर आते जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। याद करें कि ये तो कैथोड था, इसको बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, ये चाहता था मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिले। जैसे ही इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएंगी और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। ख़त्म नहीं, यानी एटम्स के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब ख़त्म होंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, एटम्स इनको अपने अंदर लेना जो है वो शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पर जो केमिकल मौजूद था जो कि रिडक्शन रिएक्शंस कर रहा था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल अब और केमिकल में तब्दील हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को ले लेके। एक किस्म से हम लोग देखें तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर एक फ्यूल था और यहाँ पर एक फ्यूल था। क्यों? एक फ्यूल था जो कि रिडक्शन को करता जा रहा था। जैसे जैसे वो फ्यूल ख़त्म होता गया, अब रिडक्शन कैसे होगी? मजीद रिडक्शन तो होगी नहीं, क्योंकि केमिकल ही चेंज हो गया, वो केमिकल कम्बिनेशन ही नहीं रही जो रिडक्शन करती। तमाम जब इलेक्ट्रॉन्स ये ले लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती जा रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि इसके केमिकल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये और केमिकल्स में तब्दील हो चुके होंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन भी ख़त्म हो जाएगी। ये वो वक्त होता है जब हमारी बैटरी डाई कर जाती है। हम कहते हैं हमारी बैटरी ख़त्म हो गई है, उसका जो तमाम का तमाम जो केमिकल्स हैं वो एक किस्म के यूज़अप हो गए हैं। तो ये आइडिया है। अब इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती रही। एक वक्त ये आया कि हमारे पास यहाँ पर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये तमाम के तमाम ख़त्म हो गए, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती गई उस तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते गए और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना ही बंद हो गई, और वो यहाँ पर आते गए और यहाँ पर आकर जब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो आना तो रिडक्शन रिएक्शन भी ख़त्म हो गई हैं। एक दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं यहाँ पर फ्यूल ख़त्म हुआ तो रिडक्शन रिएक्शन भी ख़त्म हो गई। अब थोड़ी देर बाद जब बैटरी डाई आउट हो जाएगी, तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ना उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ना इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ओके, दोनों तरफ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म हो चुके हैं। वो पुशिंग फोर्स ही ख़त्म हो गई बैटरी की, जो कि इसको ऑलरेडी पुश करी थी। मैं इन साइंस को मिटा देता हूँ क्योंकि आयंस इनको बैलेंस कर देंगे। चलें, ये तो हमने देख लिया कि हुआ क्या है।
अभी तक हम लोग अपने असली मौजू पर नहीं आए हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी एक तरह की पुश कर रही थी, तो क्या ये बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह की एनर्जी नहीं दे रही थी? बिल्कुल एनर्जी दे रही थी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमारे पास मूव कर पा रहे थे। अगर कोई आपसे पूछे कि वो एनर्जी क्या है जो बैटरी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे रही थी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को दे रही थी, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही थी, एक किस्म की बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी दे रही थी, वो क्या है? आप कहेंगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने चार्जेस को, क्योंकि हर चार्ज को वो उसके हिसाब से देगी। जो चार्ज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा, और जो चार्ज ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा एनर्जी मिल रही होगी, उसने ज़्यादा मास है उसका, उसने ज़्यादा एनर्जी के साथ मूव करना है। जिसका कम होगा उसको कम मिल रही होगी। आप उसे कहोगे कि मुझे जो है एक यूनिट टाइप बताओ, तो मसलन वो आपको कहता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। इतने चार्ज को बैटरी कितनी ताकत देती है? मान लेते हैं कि इतने चार्ज को बैटरी 2 जूल्स देती है। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 2 जूल्स पर चार्ज, ताकि बाद में चार्ज चेंज हो तो हम बता सकें। हमें कोई कहे 2 कूलम्स, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये पर कूलम इतने जूल्स हैं। तो ये जो नंबर है 2 जूल्स पर कूलम, वो नंबर जो आपको बता रहा है कि बैटरी 1 कूलम को कितनी ताकत दे सकती है कि वो इस सर्किट को कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो इस ताकत के ज़रिए इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करने वाला है, एक चार्ज और यहाँ पर जाने वाला है। इसको हम लोग कहते हैं हमारी ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर ये नाम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर फोर्स डाल रखा है, जबकि ये कोई फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। नाम थोड़ा सा बैडली नेम्ड है, इस तरह का नाम होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो चुका है। तो एनीवेज ये फोर्स कोई फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये एक एनर्जी है। तो ये अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये वो एनर्जी है जो कि बैटरी 1 कूलम ऑफ चार्ज को देगी कि वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर ले। अच्छा, वैसे ये देगी नहीं, ये वो एनर्जी है जो बैटरी दे सकती है। उसकी रीज़न ये है कि बैटरी जितनी एनर्जी देती है, बैटरी जितनी एनर्जी दे सकती है उतनी वो देती नहीं है। उसका रीज़न ये है कि बैटरी जब इसको एनर्जी दे रही है तो कुछ एनर्जी हीट में भी, जब यहाँ पर एनर्जी एक किस्म की आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन से मिल रही है, तो कुछ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से और हीट की वजह से तो लॉस भी हो रही है। तो हमेशा जो आपको टोटल एनर्जी मिलती है वो थोड़ी सी से कम होती है, मे बी 1.99 जूल्स होगी जो एक्चुअल एनर्जी मिलेगी चार्ज को। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं ईएमएफ हमारा 2 जूल्स है। ईएमएफ वो एनर्जी स्पेसिफिकली वो एनर्जी नहीं है जो मिलती है, बल्कि वो एनर्जी है जो मिल सकती है जब हमारे पास हीट लॉस ज़ीरो हो जाए, जो कि एक आइडियल बैटरी है जो कि अभी तक बनाई नहीं जा सकी। तो ये वो ईएमएफ वो एनर्जी है जो कि एक कूलम ऑफ चार्ज को मिल सकती है, ताकि वो एक पूरा सर्किट आपके पास कंप्लीट कर ले। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो ऑफ कोर्स जूल्स पर कूलम है, लेकिन इसको एक और स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है। इस जूल्स पर कूलम को वोल्ट्स भी कहा जाता है, वोल्ट्स, जिसका सिंबल वी है। तो आपने अक्सर बैटरियों के ऊपर लिखा होगा 1.5 वोल्ट्स, 2 वोल्ट्स, वो बेसिकली उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। और अक्सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को वोल्टेज के साथ कंफ्यूज किया जाता है, टर्मिनल वोल्टेज के साथ, जिसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है, वोल्टेज एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। तो जो आपको बैटरी के ऊपर लिखा हुआ नज़र आता है वो ये होता है 2 वोल्ट्स। अच्छा, अब अगर अगर हम लोग इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लिख कर डिफाइन करें तो हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? हमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। हमने देखा ये वो एनर्जी है जो कि 1 कूलम ऑफ चार्ज को मिलेगी ताकि वो सर्किट कंप्लीट कर लें। हम इसको इस तरह ज़रूर कह सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन by a battery to 1 coulomb of charge to complete one circuit is called electromotive force। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एक बैटरी 1 कूलम ऑफ चार्ज को देती है ताकि वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर ले, उससे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। यहाँ पर एक इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक फाइनल चीज़ को देख लेते हैं जो कि शायद आपके जहन में आ रही हो। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास थी 1.5 वोल्ट्स की बैटरी, यानी कि ये 1 कूलम ऑफ चार्ज को कितनी एनर्जी देगी? 1.5 जूल्स। अच्छा, यानी कि वो 1 कूलम ऑफ चार्ज को देगी 1.5 जूल्स ताकि वो पूरा सर्किट कंप्लीट कर ले। क्या हो अगर मैं, अब सर्किट की डायमेंशंस तो बताई नहीं गई, मैं अगर सर्किट को बढ़ा दूँ देन क्या होगा? तो यहाँ पर मैं इसको डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर सर्किट को ही बढ़ा दूँ, अब मेरे पास ये यहाँ पर से ये वाला जो सर्किट है ये कट चुका है। यहाँ पर मैं सिर्फ काटा मार रहा हूँ ताकि आपको पिछले वाले का भी आइडिया रहे।
बल्कि मैं यहाँ क्रॉस लगा रहा हूँ, इसको टिक लगा रहा हूँ। तो ये आपके पास ओरिजिनल सर्किट बन चुका है। अब सर्किट का डिस्टेंस तो बढ़ गई है, हम देख सकते हैं ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा आ गई है। तो अब तो इसको मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो क्या इसकी ईएमएफ चेंज हो जाएगी? इसकी ईएमएफ चेंज नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ तो यूनिवर्सल सर्किट्स के लिए है। तो इसका क्या मतलब है, जब ईएमएफ ही चेंज नहीं होगी, जब चार्ज को एनर्जी सेम मिल रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल कर सके? होगा ये कि हमारे पास जो लोड था वो अब उतने एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करेगा। मान लेते हैं आपके पास यहाँ एक बल्ब था, यहाँ एक और कुछ भी था, मैं यहाँ पर बल्ब इसको इस तरह से बना रहा हूँ, इसको इस तरह से बना रहा हूँ। पहले ये बल्ब जो था, ये जो भी था, ये पहले ज़्यादा ब्राइट होता, यानी कि इस छोटे सर्किट में क्योंकि एनर्जी यहाँ पर ये बल्ब जो है इसने ज़्यादा ब्राइट होना था, ज़्यादा एनर्जी बल्ब को मिलनी थी। जब बल्ब इधर आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, आप सर्किट जितना बढ़ाते जाएंगे बल्ब आपके पास डिम होता जाएगा, डिम होता जाएगा, उसकी जो रोशनी है वो कम होती जाएगी, क्योंकि अब एनर्जी इतनी बचेगी ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी यहाँ पर सारी एनर्जी नहीं देंगे, कुछ एनर्जी इधर मूव करने के लिए बचा लेंगे। ईएमएफ आपके पास सेम रहेगी। इसलिए अगर आप इसको देख सकते हैं, सर्किट बढ़ाते जाएँ, सर्किट बढ़ाते जाएँ, उसकी लेंथ बढ़ाते जाएँ, आपके पास जो लोड है वो उसको जो एनर्जी चाहिए वो उसको कम मिलेगी, यानी बल्ब आपके पास डिम होता जाएगा, या अगर आपके पास फ़ैन है वो आहिस्ता चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए अक्सर सर्किट्स को जितना छोटा से छोटा रखा जा सके उतना रखा जाता है।